आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले और जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें आपको कराएंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से बाखबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 2019 को लेकर के तैयारी में जुटी बीजेपी। जम्मू में मुमलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सदारत में हुई मीटिंग। पंचायती इंतखाबात से पहले मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। बारहवीं क्लास के तालिबे इल्म इकरार रशीद ने किया रियासत का नाम रोशन। हासिल किया 2017 का अब्दुल कलाम एजाज। स्पीड ब्रेकर डिटेक्टर सिस्टम किया है डेवलप। रियासत के डॉक्टर्स का नहीं हो रहा सरकारी तनख्वाह पर गुजारा। उड़ा रहे हैं एनपीए का मजाक। घर और प्राइवेट अस्पतालों में कर रहे हैं इलाज। बारामूला के खातून के कत्ल की सुलझी गुत्थी। पुलिस ने किया मुजरिम को गिरफ्तार। रेप के बाद किया था कत्ल। और किश्तवाड़ एआरटीओ ने की रिकॉर्ड पैमाने पर कमाई। 95 लाख के हदफ को पहुंचाया 1 करोड़ के पार। नवंबर तक किया 564 लोगों का चालान। और चलिए कश्मीर एक्सप्रेस में तफसील से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रियासत के बजट सेशन की तैयारियों की। दरअसल बजट सेशन से कबल हुक्मरान जमात पीडीपी और बीजेपी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज एक अहम मीटिंग रियासत में हुई। मीटिंग में फ्लोर स्ट्रेटजी और दीगर मुद्दों पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग की सदारत डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने की और बीजेपी पीडीपी के 10 रुकने राब्ता कमेटी को मुकर्रर करदा फ्रेम वक्त के अंदर तमाम पॉलिसियों को लागू करवाने का भी काम दिया गया है। साथ ही महीने में इन्हें एक दफा रिपोर्ट करने को भी खास तौर पर कहा गया है। इधर बीजेपी साल 2019 को लेकर के अभी से तैयारियों में जुट गई है। जम्मू में बीजेपी ने पार्टी ऑफिस में पंचायती इंतखाबात से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए खास तौर पर मीटिंग की। इसमें अहम हिकमत अमली पर बातचीत हुई। इसमें पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी रामलाल और रियासती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बीजेपी के रियासती सदर सत शर्मा ने हिस्सा लिया। साथ में रियासत के सभी पार्टी वजीरों, मेंबर ऑफ पार्लियामान, रुकन असेंबली और एमएलसी ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में दीगर मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके तहत पंचायती इंतखाबात में ज्यादातर सीटें हासिल की जा सकें। और इतना ही नहीं, इस मीटिंग में 2019 को लेकर के जनरल इंतखाबात पर भी मजीद तफसीलात से तबादला ख्याल किया गया। भारतीय जनता पार्टी संगठन में एक सामान्य परंपरा है, पद्धति है। समय समय पर इस प्रकार की समीक्षा बैठकें की जाती है, उनका आयोजन किया जाता है। केंद्र से हमारे वरिष्ठ नेता आकर के मार्गदर्शन करते हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज अखिल भारतीय महामंत्री संगठन आदरणीय रामलाल जी दिन भर कार्यालय में हैं, उनका मार्गदर्शन में प्राप्त हो रहा है। और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठने का उनका आयोजन था, पदाधिकारियों के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ। कुछ बातें सामूहिक भी हुई, कुछ अलग अलग से हुई। और सामान्य तौर पर पिछली बैठक और इस बैठक के बीच के अंतराल में हुई गतिविधियां और कार्यक्रमों की समीक्षा होती है। आने वाले समय में क्या क्या प्रमुख कार्यक्रम रहेंगे, क्या क्या रणनीतियां रहेंगी, राजनीतिक दृष्टि से क्या क्या चुनौतियां आने वाले महीनों में रहेंगी, उसकी समीक्षा अध्ययन करके आगे की रणनीति बनाने का काम रहता है। आज मुख्यतः रूप से हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री माननीय रामलाल जी हैं। सदा से लेकर उनका मार्गदर्शन में मिलता है और लगातार से उनका प्रवास जम्मू कश्मीर में रहता है। केंद्र से हमारे मंत्री एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे डिप्टी सीएम और पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित हैं। और जी सलाम के नुमाइंदे राजन वैद खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। राजन, हम आपसे तफसील जानकारी लेना चाहते हैं। बात सबसे पहले दरअसल बीजेपी और पीडीपी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर जो मीटिंग हुई उसमें क्या अहम नुकात थे जिस पर बातचीत हुई और आने वाले बजट सेशन को लेकर के क्या हिकमत अमली तैयार की गई। मैं आपको बताऊं तो साउथ के जिस तरह से ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी तो ये पहले ही वाजे किया गया था कि ये कमेटी एक महीने में कम से कम एक बार बैठक जरूर करेगी। 10 मेंबर की ये कमेटी जो है इसमें पीडीपी और बीजेपी के लीडरान हैं
वो जो कोर कमेटी के जो इनके लीडर हैं बीजेपी और पीडीपी के, वो इस कमेटी में शामिल हैं और चर्चा होती है कि आने वाले वक्त में किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि जो है एक अच्छी हुकूमत दी जाए। जो मेन अहम जो चर्चा हुई वो हुई एजेंडा ऑफ अलायंस के ऊपर, जिस तरह से ये एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो एक ब्रिज का काम करता है बीजेपी और पीडीपी में, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी बातें हुई कि किस तरह से जो इसमें जो बातें कही गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और जो उसके अलावा जो बातें हुई वो पंचायत इलेक्शन तो क्या इसमें बजट सेशन को लेकर के भी क्या मजीद बातचीत हुई और कुछ हिकमत अमली तैयार हुई, या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करे, दोनों ही पार्टियां उसी को लेकर के बातचीत करती रही? जी बिल्कुल, आने वाले बजट सेशन को लेकर और असेंबली सेशन को लेकर भी बातें हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से पीडीपी जिसमें महबूबा मुफ्ती ने पहले ही ये कहा था कि अपने सभी अंदरूनी मतभेद बुलाकर जो है अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए जो कोalition सरकार के जो एमएलए हैं वो तैयार रहें, तो उसी पर चर्चा हुई कि जो आपसी जो भी मनमुटाव हैं उनको पीछे रख के जिस तरह से असेंबली सेशन शुरू होगा उसमें एक अपोजिशन इकट्ठा नजर आएगा, उसको काउंटर करने के लिए किस तरह से सबको एक मत से एक आवाज से बात कहनी है, उस पर भी चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं जो आपसी ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपसी जो पीडीपी और बीजेपी, लेकिन अगर इधर दूसरी तरफ हम देखें, अगर बीजेपी की जो मीटिंग हुई थी 2019 को लेकर के एक तरह से तैयारियां हैं, पंचायती इंतखाबात को लेकर के बातचीत हुई, इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया? जी, जब से पंचायत इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है कि 15 फरवरी के बाद जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, तो उसके बाद सभी अलग अलग सियासी पार्टियां इस कामकाज में जुट गई हैं, अपने वर्कर्स को इकट्ठा करने में जुट गई हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो। तो ये उसी का एक हिस्सा था कि जो आने वाले पंचायत इलेक्शन है तो बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरह से वो जो लोगों को है अपने साथ जोड़ेंगे, जो ग्राउंड जो जिस तरह से ये पंचायत लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं, ये खासकर ग्रास रूट लेवल के जो नुमाइंदे इसमें चुन के आएंगे, तो किस तरह से बीजेपी अपनी नुमाइंदगी उसमें बढ़ा सकती है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए सभी जो बीजेपी के लिए जो आला लीडरान थे वो सब इकट्ठे हुए बीजेपी ऑफिस में, और चर्चा काफी देर तक चली। और इस बात पर भी चर्चा चली कि जिस तरह से गुजरात और हिमाचल में बीजेपी जीत के आई है, और अब अगर 2019 जो अगर देखा जाए तो ज्यादा दूर नहीं है, तो उसको लेकर भी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अगले आने वाले दिनों में, उस पर भी चर्चा हुई। जी साहब, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजन। और एक तरफ पंचायती इंतखाबात की बात हो रही तो दूसरी तरफ जेडीयू ने हुकूमत पर पंचायती इंतखाबात को लेकर के आवाम को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगाया है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू के रियासती सदर जीएम शाहीन ने यह कहा कि हुकूमत ने इस साल की तरह पिछले साल भी पंचायती इंतखाबात का ऐलान किया था, लेकिन उसे मुनक्किद करने में नाकाम रही थी, और अब भी हुकूमत पंचायती इंतखाबात का ऐलान करके लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। हमें इस ऐलान पर भी शको शुबा है। पंचायत के लिए तो देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये सरकार पिछले 6 सालों से झूठ पे झूठ बोलती आ रही है। और क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने कहा कि हम फेब में, मेरे ख्याल में सेम टाइम था जब फेब में उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवाएंगे, तो आज भी कह दिया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये तो मेन टाइम पे इसको टाल देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हमारी तैयारी है पार्टी की। और अब बात रियासत के डॉक्टरों की। दरअसल सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे तमाम डॉक्टर्स अपने घरों में या प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों को देखते हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर में नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी कि एनपीए लागू होने के बावजूद कुछ डॉक्टर्स घाटी में भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट खास तौर पर आपको देखिए। हायर स्टडीज या मेडिकल में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बावजूद हर इंसान, हर तालिबे इल्म का ख्वाब होता है गवर्नमेंट जॉब हासिल करे, अच्छा पैसा कमाए, अपनी ज़रूरतें पूरी करे। लेकिन ज़रूरतें कब लालच में तब्दील हो जाएं, कब ज़रूरतें अपना पैर चादर से बाहर निकाल लें, कोई कह नहीं सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स की चाहतें बढ़ गई हैं, ख्वाब बड़े हो गए हैं। अब उनका गुजारा गवर्नमेंट जॉब से मिलने वाली तनख्वाह से नहीं होता है। अब उन्हें सरकारी अस्पतालों की ज़रूरत नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रियासत के डॉक्टर्स एनपीए की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने घरों में इलाज कर रहे हैं। हाँ, ये सच है, चौंकाने वाला सच, हमारे और आपके लिए। हो सकता है शायद उनके प्राइवेट अस्पतालों में वो सब चीज़ें मुहैया हैं जिनकी सरकारी अस्पतालों में कमी है, या जो इलाज वो मोटी रकम लेकर प्राइवेट अस्पतालों में कर सकते हैं
वो सरकारी में नहीं कर सकते। सच भी है, क्यों कोई महज सरकारी तनख्वाह पर अपने बरसों की तालीम का हुनर दिखाएगा। हर चीज की वाजिब कीमत होती है। शायद रियासत के डॉक्टर्स की वाजिब कीमत उन्हें सरकारी अस्पताल नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर्स चाहे वो महकमे के सदर हों या प्रोफेसर हों, वो रुख करते हैं प्राइवेट अस्पतालों का। और हद तो तब हुई जब कुछ ने अपने घरों को अस्पताल बना डाला। तो हमें ना उधर डोडा में कोई बड़े डॉक्टर मिलते हैं और ना यहाँ पे उनकी अपनी अपनी क्लिनिक के जो है बाहर हैं। तो बाहर अब हम गरीब लोग हैं, हमें रोटी खाने के लिए नहीं है, तो लिहाजा हमें अंदर ही होना चाहिए सब कुछ। हम गरीब लोगों को चलो जी 10 पैसे अगर अंदर लगेंगे तो ठीक है, जो बाहर हमें वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं, हमें ना हमारे पास है तो ना बनेगा। इसे हम जान से हम छुटकारा ही लेना चाहते हैं। पेशेंट हमारे एडमिट थे अंदर, तो यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अंदर कैसे होंगे, क्योंकि वो खुद अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बाहर चलवा रहे हैं, तो अंदर पर्टिकुलर किसी भी पेशेंट को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्राइवेटिज्म है वो बंद हो और डॉक्टर अपना पूरा गवर्नमेंट में पूरा अपना टाइम दे। सुना आपने कैसे इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है सरकारी तनख्वाह पर। ये कानून को जेब में रखकर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, या फिर इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, या यूं कहें कि इन्हें सरकारी जॉब की जरूरत ही नहीं रही, इसलिए तो ये अपने घरों में मरीजों का इलाज करते हैं। ये तब हो रहा है, हुकूमत ने डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई थी और एक कानून पास किया था जिसके मुताबिक ये एक क्राइम है उन मरीजों की उम्मीदों के साथ जिनका सहारा सिर्फ सरकारी अस्पताल होते हैं। उनकी जरूरतों से खिलवाड़ है जो इनको इनकी मुंह मांगी कीमत देने में नाकाम रहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें जो पाक पेशे को पैसे से तोलते हैं। इन्होंने तो हल्फ लिया था कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ आवाम की मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सामाजिक कारकुन का कहना है कि ज्यादातर डॉक्टर मरीजों की देखभाल सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें मोटी फीस उनसे नहीं मिलेगी, लेकिन हुकूमत सिर्फ जागने का दिखावा कर रही है और कह रही है कि इनके खिलाफ एक्शन लेगी, लेकिन कब इन्हें खुद भी नहीं पता। जितनी भी गवर्नमेंट आते हैं, जितने भी मंत्री आते हैं, वो एक आर्डर निकाल देते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो गई है HOD की, जहाँ जो सीनियर हैं, लेकिन वो वास्तविक में ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। तो सिर्फ कागज़ों में ही वो लिखा जाता है कि आज से प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो गई है। तो किसी भी सीनियर डॉक्टर HOD जो उस दायरे में आते हैं, तो कभी भी आप प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके चेक कर सकते हो, वो वहाँ पे ही बैठे होते हैं। लेकिन मतलब सिर्फ आर्डर निकालने से कुछ नहीं होने वाला, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि जो हमने आर्डर निकाला क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं, एक हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है कि HODs को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। मैं आज भी ये कहूँगा कि HODs को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनके खिलाफ एक्शन होगा। पैसा पेशे पर कैसे भारी पड़ता है और भगवान शैतान कैसे बनता है, इसका नमूना रियासत के ये डॉक्टर्स हैं जो अपने पाक पेशे को दागदार बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन हुकूमत को इन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है क्योंकि इन्हें आपकी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन वही भगवान जब नियम और कानून का उल्लंघन करे तो मरीजों का भगवान ही मालिक है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में, जहां ज्यादातर सीनियर डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को ज्यादा तरजीह देते हैं, ना बल्कि उन मरीजों को जो दूर दराज इलाकों से यहां पहुंचते हैं। ऐसे में सरकार का यह फर्ज बनता है जो भी नियम और कानून बने हैं इसके हवाले से उनको सख्ती से लागू किया जा सके ताकि जो आम लोग हैं उनको कुछ राहत मिल सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। बढ़ते आगे गांदरबल से खबर, जहां पर DDC डॉक्टर पीयूष सिंघला ने जिला अस्पताल का तफसीली मुआयना किया और DDC ने अस्पताल की इमारत की भी तामीर का काम देखा और तामीर के काम का जायजा लिया। बता दें कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 52.56 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल की इमारत का तामीरी काम जारी है। इसमें 35 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इस मौके पर DDC ने यह कहा कि JKPCC अस्पताल के बाकी अस्पताल के ब्लॉक पर काम करेगा और बाकी के ब्लॉक पर काम जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। जाके हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक डिटेल्ड रिव्यू लिया। इसमें एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर सब थे। डिटेल हॉस्पिटल का टूर लिया गया। इसमें जो हमारा ब्लॉक A है वो ऑलमोस्ट रेडी है, फर्निशिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। कुछ माइनर जो हमारा मैकेनिकल के इश्यूज थे वो उनको फ्लैग किए गए
और आई थिंक दिस ब्लॉक ए इज़ रेडी फॉर ऑपरेशनलाइजेशन। और इधर शुमाली कश्मीर के सोपोर में गायब हुए एक ज्वेलरी शॉप के दुकानदार के घर वालों और कारोबारी तंजीम ने पुलिस से पता लगाने में मदद का मुतालबा किया है। गौरतलब है कि 26 दिसंबर से ज्वेलरी कारोबारी तारिक अहमद मलिक गायब है, जो कि सोपोर के छोटा बाजार करात लाइन में ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। मलिक अपनी दुकान से 26 दिसंबर को 7 बजे से गायब हैं। घरवालों और ज्वेलरी एसोसिएशन के सदर हाजी फिरदौस अहमद ने 27 दिसंबर को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं दूसरी जानिब कारोबारी फेडरेशन ने दुकान खोलकर अंदर रखा हुआ सामान भी देखा, जो कि मौजूद है। वहीं कारोबारी फेडरेशन के सदर हाजी मोहम्मद अशरफ गनी का यह कहना है कि हमने पुलिस से अपील की है कि कारोबारी को जल्द से जल्द खोजा जाए। वहीं लोगों से अपील यह की गई है कि अगर कोई भी खबर मिले तो सोपोर पुलिस स्टेशन में इसकी इत्तला जरूर दें। और बात इकरार राशिद डार की। जी हां, इकरार राशिद डार वो शख्स हैं जिन्होंने रियासत का नाम रोशन करते हुए साल 2017 का अब्दुल कलाम एजाज हासिल किया है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवाह के 12वीं के तालिबे इल्म इकरार को यह एजाज स्पीड ब्रेकर डेटोनेटर सिस्टम डेवलप करने के लिए दिया गया है। इकरार ने गाड़ियों के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए रास्ते में पड़ने वाले स्पीड ब्रेकर का सिग्नल पहले से ही मिल जाएगा। इकरार ने यह एजाज गुज़िश्ता हफ्ते साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के हाथों गुजरात में हासिल किया। अवार्ड के तहत इकरार को 52,000 रुपए नगद, मोमेंटो और सनद दी गई। इकरार ने अपने रिसर्च को स्पीड ब्रेकर डिटेक्टर सिस्टम इन व्हीकल एंड मेथड देयर ऑफ का नाम दिया है। अवार्ड मिलने से इकरार काफी खुश थे। मुझे एक आइडिया को मिला है, मुझे एक आइडिया देना था। वो आइडिया ये है कि डिटेक्शन सिस्टम ऑफ व्हीकल्स फॉर स्पीड ब्रेकर्स मच एडवांस। ये मैंने आइडिया दिया था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी कि NIF को। उन्होंने मुझे फिर सिलेक्ट किया था इस आइडिया को। फिर मुझे गांधीनगर गुजरात में अवार्ड मिला है फ्रॉम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी। लेकिन उसके बाद जब मुझे अवार्ड मिला है, फिर मैं ये अपील करना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इसमें कंसंट्रेट हो जाए कि जो मैंने ये आइडिया दिया था उसको एक मॉडल बनाना चाहता था मैं यही स्टेट में ही। उसका मैं मदद चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से कि वो एक कंपनी मुझे दे कि मैं उसमें काम कर सकूँ, फिर मेरा जो फ्यूचर है वो रोशन बन सके। और इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने खातून के कत्ल का एक मामला सुलझा लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कहा कि बारामूला के जहामा इलाके में बागीचे के एक खातून की लाश बागीचे में मिली थी और इससे सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने जिसका मामला दर्ज करके तहकीकात भी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि मुलजिम को जिला अस्पताल बारामूला में CCTV कैमरे की मदद से गिरफ्तार किया गया। अस्पताल से ही मरी हुई खातून गायब हुई थी। वहीं मुलजिम की शिनाख्त गुलजार अहमद के तौर पर हुई है। मुलजिम ने जुर्म कबूल कर लिया है। मुलजिम ने कबूल किया है कि उसने 7 बच्चों की मां का बागीचे में रेप करने के बाद कत्ल कर दिया था। डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया है। डेड जो लेडी है वो खाईटेंगन की है। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। ये लेडी 28 तारीख को अपनी मदर को एडमिट करने हॉस्पिटल में आई हुई थी। तो अपनी मदर को एडमिट करने के बाद उसे ये जो हमने बंदा अरेस्ट किया हुआ है सस्पेक्ट, इसको ये हॉस्पिटल में मिला और इसने वहाँ से लेके जोहामा ऑर्चर्ड्स में ले लिया। वहाँ पर इनका किसी बात पर झगड़ा हो गया और उसके बाद इसने इसका रैप कर दिया। रैप के बाद इसने इसको मार डाला और वहां से फरार हो गया। और इस खबर पर मजीद मालूमात के साथ फोन लाइन पर जी मीडिया नुमाइंदे तजम्मुल लोन जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, इस वक्त क्या इत्तला है? मुलजिम ने जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या है और किस तरीके से इस केस को आगे बढ़ा रही पुलिस? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ 28 तारीख का ये वाक़ा हुआ है कि जो ये खातून है अपनी मां के साथ वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला पहुंची। जो ही वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला में पहुंची तो शाम की लगभग 1 बजे की रात के दौरान एक आदमी वहां पे उसको मिलता है। उसके दौरान वो उसको साथ लेके एक ऑर्चर्ड में लेता है और वहीं उसको कुछ आसुनी के बावजूद फिर उसको एक कत्ल किया जाता है।
पुलिस के मुताबिक जब हमने पुलिस से कंफर्म किया तो वो फिर उसको मतलब सीसीटीवी के जरिए ही सुलझाया गया। जी मामला तो सुलझ गया, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को कैसे आगे बढ़ा रही है और जो मुल्जिम है वो दरअसल किस तरीके से इस खातून की तरफ बढ़ा, आखिर कौन था ये शख्स, इसके बारे में क्या जानकारी मिली? बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं, मैं जब भी वो खातून हॉस्पिटल में गई थी तो वहां पे कुछ बातचीत हुई थी उनके दोनों के दरमियान। जब हमने देखा कि सीसीटीवी फुटेज जब निकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला से, तो पुलिस ने वहीं से फॉलो किया, वहीं से सब कुछ निकला और आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पुलिस ने साफ कह दिया कि ये कत्ल में मुलविस था। जी चलिए, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए, यहां वक्त एक छोटे से वक्फे का हो चला है, जल्द होती है हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देही तरक्कियाती व पंचायती राज के वजीर अब्दुल हक खान ने आज बारामूला में वजीर आजम देही रिहाइश स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बागबानी के वजीर सैयद बशारत बुखारी भी मौजूद थे। इस स्कीम के तहत बीपीएल जुमरे में आने वाले गरीब लोगों को रिहाइश के लिए पक्के मकामात दिए जाएंगे। हुकूमत ने इस काम के लिए साल 2022 तक का हदफ मुकर्रर किया है और इस मौके पर अब्दुल हक ने जिले के तमाम बीडीओ को ग्राम सभा के जरिए इस स्कीम के लिए मुस्तहिक लोगों की शिनाख्त करने की हिदायत दी। वहीं बशारत बुखारी ने यह भी कहा कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। यहाँ पीएमएवाई की ऑनलाइन की जो पीएमएवाई के लिए फंडिंग मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इस पीएमएवाई स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट बारामूला को हमने पहले चूज किया है और डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जितने भी बेनिफिशरीज थे उनको हमने आज ऑनलाइन उनके अकाउंट्स में सारा पैसा डाल दिया और उनको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी। इससे उनको जो हमने गवर्नमेंट ने जो एक टाइप डिज़ाइन उनके लिए मुकर्रर किया है उसी टाइप डिज़ाइन पे वो अपना मकान बनाएंगे और उसी पैसे से जो इनको तकरीबन 1.5 लाख के आसपास मिल रहा है उसमें वो अपना छोटा सा मकान कंप्लीट भी कर लेंगे। एक बहुत अहम स्कीम है उन लोगों के लिए जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास कोई हाउस नहीं है। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है जो इंक्रीज पैसा हम आज दे रहे हैं बेनिफिशरीज को। इधर नौजवानों को नशे से दूर रहने के तई बेदार करने के लिए जम्मू के कॉमर्स कॉलेज के तलबा यूनियन एनएसएस की जानिब से एक रैली निकाली गई। रैली कॉलेज से शुरू होकर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जानिब गई। रैली में तलबा ने नौजवानों को नशे की लत से दूर रहने के तई बेदार किया और नशे से होने वाले नुकसानात के बारे में भी बताया। मुआशरे को नशे से आज़ाद बनाने के लिए नौजवानों को बेदार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की नई नस्ल नशे में मुसलसल फंसती जा रही है। नौजवानों को बेदार करने से ज़्यादा ज़रूरी उन्हें ये समझाना है कि नशे से तबाही के अलावा कुछ और हासिल नहीं होगा और साथ ही मुआशरे के हर तबके से इसमें ताउन करने की भी खास तौर पर अपील की गई है। सर, ये हमने विंटर कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है हमारी एनएसएस यूनिट की तरफ से, ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त कर सकें। कश्मीर को ये बताना चाहते हैं कि वो नशा मुक्त रहें और सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इधर डोडा के डाक बंगले में जम्मू कश्मीर यूथ कॉपर्स एसोसिएशन की जानिब से एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इसमें कैजुअल और डेली वेजर्स के लिए हुकूमत के जरिए किए गए ऐलान का शुक्रिया अदा किया गया। इस मीटिंग में 200 से ज्यादा एसोसिएशन के अरकान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एसोसिएशन के अरकान का यह कहना था कि नए कानून को लागू करने से आम नौजवानों में खुशहाली आएगी और रियासत तरक्की करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को फरोग देने के लिए इस तरह की पॉलिसी से नौजवानों में एतमाद पैदा होगा और रियासत को गैर मामूली मदद मिलेगी। हमारी जो डिमांड्स थी पिछले 7 साल से कि हम लोगों को उन्हीं डिपार्टमेंट्स में डाला जाए जिन डिपार्टमेंट्स में हमने काम किया था। पिछले 7 साल से हमारी एक लड़ाई चल रही थी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और रिसेंटली जो आर्डर निकाल दिया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, एक एसआरओ बनाया है 520, उसमें एनवाईसीज को जो है उन्हीं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में रीएंगेज कर दिया है। उस चीज़ के लिए हम जम्मू कश्मीर सरकार का बहुत शुक्रगुजार हैं।
इधर डोडा जिले में महकमा तालीम में साक्षर भारत मिशन के तहत काम कर रहे तमाम मुलाजिमीन ने अपने मुतालबात को लेकर के एहतजाज किया और रैली भी निकाली। आपको बता दें कि मुलाजिमीन डेली वेजर्स की तर्ज पर मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं और एहतजाजियों ने बैनर के साथ रैली निकाली और डीडीसी को मेमोरेंडम दिया। एहतजाजियों का यह कहना था कि डेली वेजर्स को मुस्तकिल करके उन्हें नजरअंदाज किया गया है। ये हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने 2009 में ऑल इंडिया लेवल पे एसबीएम में ये लगाया था प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, जिसमें हम अगर देखे जाए तो मोस्टली पीजी, बीएड, एमफिल, पीएचडी करके जो है इसमें काम कर रहे हैं। तब से लेके आज तक, आज आप देखेंगे 31 दिसंबर 2017 को ये स्कीम क्लोज हो रही है। तो अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो हमने बीएलओ ड्यूटी भी दी है, हमने सीएपीडी ड्यूटी भी दी है, हमने एकेडमिक्स में उसमें भी काम किया है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमारे बारे में कोई रेगुलराइजेशन के बारे में कोई कुछ स्टेप नहीं उठा रही है। मुकम्मल रेगुलराइजेशन का एक स्टेप उठाए, वरना हम रोडों पे आ जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे तब तक, जब तक नहीं हमारे साथ इंसाफ करेंगे, और इसमें जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। इधर किश्तवाड़ में एआरटीओ ने रिकॉर्ड पैमाने पर कमाई की है और साल 2017 के लिए उसे 95 लाख रुपए का दरअसल हदफ दिया गया था, लेकिन नवंबर के खात्मे तक उसने 1,01,34,570 रुपए का रेवेन्यू कमाया। नवंबर तक 564 लोगों का चालान किया गया और इसके जरिए 5,68,350 रुपए हासिल हुए। सीट से ज्यादा मुसाफिरों को बैठाने पर बसों और मिनी बसों पर भी सख्त निगाह रखी गई। इस तरह की 21 बसों का चालान किया गया। ट्रैफिक कवानीन को लेकर के लोगों को बेदार करने के लिए महकमे की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसमें तलबा, डॉक्टर्स, एनएसएस कैडेट की भी खास तौर पर मदद ली गई। 16 में जो एक्सीडेंट्स हुए थे वो 74 हुए थे, जिसमें जो कैजुअलिटीज हुई थी वो 21 हुई थी, लेकिन 2017 में जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है वो 57 है, जिसमें सिर्फ 8 कैजुअलिटीज हुई हैं। जो एक्सीडेंट्स के कम होने का और कैजुअलिटीज कम होने का रीज़न है वो मेनली है अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हमने दूर दूर जाके किए हैं। हमने रोड सेफ्टी के ऊपर एक एलैबोरेट एक फंक्शन किया बस स्टैंड किश्तवाड़ में। उसके अलावा जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो हमने काफ़ी स्ट्रिंजेंट कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस का हमें काफ़ी कोऑपरेशन रहा है इसमें, जिसकी वजह से हम ओवरलोडिंग, ओवरचार्जिंग और ओवर स्पीडिंग को चेक कर पाए हैं। इधर बिजली सप्लाई को लेकर के कुलगाम में लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। आज सेक्रेटरिएट अहाते में लकड़ी पोरा के बाशिंदों ने महकमे के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से पूरा इलाका घुप अंधेरे में रहने को मजबूर है। जिस ट्रांसफार्मर के जरिए लाइट सप्लाई होती है वो दरअसल 2 महीने से खराब पड़ा है। बाजियों की इसकी रिपेयरिंग के लिए गांव वालों ने अपने पास से 10,000 रुपए भी खर्च किए थे, बावजूद इसके ट्रांसफार्मर की मरम्मत नहीं हुई। मकामी बाशिंदों ने महकमे से नया ट्रांसफार्मर लगाने का अब मुतालबा किया है। हमें मतलब पिछले महीने में पहले ट्रांसफार्मर खराब हुआ, फिर हमने अपने जेब से पैसे निकाल के 20,000 रुपए वो ब्राजिल जो सर्विस स्टेशन है वहाँ पे उसको ठीक किया। उसके बाद फिर से वो खराब हुआ। बाकी जो वहाँ पे जो ड्यूटी है, मंजूर साहब है, मजा साहब है, उन्होंने बोला कि आप थोड़े पैसे जमा कीजिए। एक किस्म की रिश्वत उन्होंने मांगी, तो फिर भी हमने वो जमा भी किए वो पैसे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो ट्रांसफार्मर ठीक नहीं किया। हमारे गांव में लकड़ी पोरा में रह रहा है और वहाँ बड़ी परेशानी हो गया। 2-3 महीने से ट्रांसफार्मर वहाँ उठाया और अभी तक वो वापस भी नहीं आया, और नया के लिए ना नया ना पुराना, बिल्कुल 1 महीने से कोई मतलब पावर वहाँ है नहीं। इधर रियासत में तालीम के बड़े बड़े दावे करने वाली हुकूमत की नजर के सामने बच्चे खतरे के दरमियान तालीम हासिल करने को मजबूर हैं। यह वाकया पुंछ जिले के मेंढर का है, जहां पर सरकारी मिडिल बॉयज स्कूल में बच्चे जान जोखिम में डाल करके तालीम हासिल कर रहे हैं। बता दें कि इस स्कूल की इमारत 1932 में तामीर की गई थी, जिसे राजा बलदेव सिंह ने बनवाया था, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुकी है और हुक्मरान और इंतजामिया ने इसे नजरअंदाज किया हुआ है। इस स्कूल की खासियत यह है कि इसमें दरवाजे नहीं है, बैठने के लिए डेस्क भी नहीं है। स्कूल की बदकिस्मती भी देखिए कि पहले इसका प्रमोशन होकर के ये हाई स्कूल बना और फिर डिमोशन हुआ और मिडिल स्कूल में बाद में तब्दील कर दिया गया। स्कूल के हेडमास्टर का यह कहना है कि हमने इंतजामिया और आला अफसरान को इस जानिब कई बार गौर करने के लिए खत लिखे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जब बारिश होती है तो स्कूल बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये स्कूल छत से महरूम है। स्कूल जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, बच्चे आर्मी कैंप से होकर जाते हैं।
बच्चों की बुनियादी सहूलतों से मरहूम ये स्कूल इससे हाकिम मुल्क का मुस्तकबिल तलाशने का ख्वाब देख रहे हैं और मरकजी हुकूमत से लेकर के रियासती हुकूमत कई तरह के मंसूबे तो चला रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर। हमें इधर बैठने की जगह नहीं है। मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ, लेकिन ये इधर बिल्डिंग नहीं है, ये अंदर पानी आता है, ऊपर से बारिश होती है और ये हमारा रास्ता भी खराब है, हमारे यूनिफॉर्म भी गीली हो जाती है, फिर टाट नीचे बचा के फिर बैठते हैं तो पानी आ जाता है, फिर अंदर ही बैठना पड़ता है, फिर ज़्यादा बारिश आ जाती है, फिर छुट्टी करनी पड़ती है। और जब बारिश होती है हमारे टीचरों को छुट्टी करनी पड़ती है मजबूरी पे आके, और हमें एक नई बिल्डिंग दी जाए जिसमें हमें अच्छी से एक और बैठना चाहिए, हमें एक रास्ता हो तो जहाँ से हम अच्छी तरीके से आए, अच्छी तरीके से जाए। सर हम जब बारिश होती है तभी भी इधर बाहर बैठते हैं सर, उधर से ऊपर से पानी आता है और आते वक्त हमारा रास्ता भी बहुत ख़राब है, और ये मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि हमें रास्ता और ये एक बिल्डिंग दी जाए। गवर्नमेंट से मेरी ये प्रार्थना है कि हमें ये नई बिल्डिंग मिले और एक रास्ता मिले अच्छा सा। और इधर जम्मू हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला करते हुए एक जानी को सजाए मौत का फैसला सुनाया है और मामला 2005 का है। फारूक अहमद पंचो ने उस वक्त 6 साला एक मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। लड़की की बाद में मौत हो गई थी। 12 साल बाद एडिशनल सेशन जज ने आज यह फैसला सुनाया। तो अपने आप में तरगीबनाक ये फैसला है और एक बड़ा फैसला लेते हुए तरगीब देने की कोशिश कहीं ना कहीं अदालत की जानिब से। बड़ा मामला और पुराना मामला, जम्मू हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला करते हुए एक जानी को सजाए मौत का फैसला सुनाया है। 2005 का यह पूरा मामला। फारूक अहमद ने उस वक्त 6 साला एक मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना गया। लड़की की बाद में मौत हो गई। 12 साल बाद एडिशनल सेशन जज ने आज ये अहम और बड़ा फैसला सुनाया है। और हमारे श्रीनगर से ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम फोन लाइन के जरिए खबर पर जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले को जो लेकर के फैसला आया है इसको किस तरह से देखा जाए, क्या एक तरगीबनाक ये फैसला है? बिल्कुल सऊद, जहां तक इस फैसले की बात करें, चूंकि रियासती हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है इस पे इस अमल आवरी के बाद शायद वो दूसरे जजमेंट का भी वेट करेंगे, शायद अपील भी कर सकते हैं, इससे आगे जो इनको मौके मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो वाकया पेश आया था वो लगातार कमसिन बच्ची के साथ जिस तरह से जिनसे इस्तेसाल की जो शिकायत मौसूल हुई, उसके बाद जिस तरह से हाईकोर्ट ने यह फैसला सादिर किया, आम लोगों में हमने चंद लोगों से बात भी करी तो साफ तौर पर जाहिर होता है किस तरह से कोर्ट की जो एतबारियत है उस पर कितना यकीन अभी भी आम लोगों को है। जहां तक मुलजिम की बात करें, फारूक की बात करें, इसमें जो सजा मिली है इसको और आम लोगों में अगर हम इस चीज का तासुर पाए, एक माहौल पैदा हुआ कि हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जो फैसले होते हैं ताखीर से ही सही तकरीबन 12 साल के बाद ये जजमेंट आई, आम लोगों ने इसकी काफी सराहना की। और ऐसे अफराद जो जिनसे इस्तेसाल में इस तरह से मासूम और कमसिन बच्चों का इस्तेसाल करते हैं उनके लिए आज बहुत बड़ा जवाब मिला कि शायद हाई कोर्ट और बाकी मामला, मीडिया, ज़राए अबलाग, बाकी वसाइल जो है किस तरह से इन अफराद को सजा मिली है, एक बहुत बड़ी बात। इसमें वुकला, बार एसोसिएशन और बाकी जितने भी इस एसोसिएशन से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा का मुतालबा किया। जी, लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें, बार बार देखा जाता है कि मामला जो है बहुत ज्यादा लटकता है, बहुत देर होती है और कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। क्या इस मामले में इसी तरह का हुआ क्योंकि लोअर कोर्ट में ही इतना वक्त लग गया? बिल्कुल सऊद, कश्मीर में क्या बल्कि पूरे मुल्क में अगर हम देखें, खासकर जम्मू कश्मीर में देखें तो जजों की बहुत ज्यादा कमी है और काफी ज्यादा केसेस जो है वो स्पेशल ट्रायल के दौरान हल किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सदर जिला मकामात या डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर वुकला का जो टीम होता है, जजेस का जो टीम होता है, लोगों की दहलीज तक जाने की कोशिश करें ताकि जो इल्तिवा पे मामले पड़े हैं, जो ताखीर हुई है इंसाफ मिलने में, उससे किसी न किसी तरह से नजात मिली जा सके। ताहम आज के इस इशू को लेकर तकरीबन 10 साल से जायद अरसा गुजर गया, लेकिन जो जजमेंट आई एक बात साफ तौर पर जाहिर हुई कि शायद ताखीर बहुत ज्यादा हुई।
सनम काफी देर करते आपने हमारे तक आते आते। ये मुहावरा जो है साफ तौर पर जाहिर होता है कोर्टों में जो इल्तिवा में जो केसेस पड़े हैं उनको किस तरह से निपटाने में जजमेंट जो है हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये बात भी जोड़नी पड़ेगी कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आखिरकार इंसाफ जरूर मिला है। अब यही देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या अगर ये हायर कोर्ट में जाता है और भी हायर कोर्ट में जाता है तो क्या उसके बाद भी कुछ मामलात में फर्क आता है या फिर यही फैसला बरकरार रखा जाता है ऊपर की अदालत में भी। बहुत शुक्रिया तजम्मुल, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट के लिए जुड़ेंगे आपसे। बढ़ते खबरों में आगे, तहजीबी रवायत व सकाफत को नए सिरे से जिंदा करने और नई नस्ल को इससे मुतारिफ कराने के लिए भरदवा में मुशायरा और म्यूजिकल कंसर्ट का इनेकाद किया गया। इसका इनेकाद डोडा की अंजुमन तरक्की गोजरी अदब की जानिब से किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहली नशिस्त मुशायरा की रही और मशहूर गोजरी शायर मोहम्मद हकीम की सदारत में नौजवान शायरों ने अपने कलाम पेश किए। दूसरे हाफ में मौसीकी की महफिल सजी, नौजवान गुलकारों ने अपने फन का मुजाहिरा कर सामईन की खूब दाद व तहसीन हासिल की। आज का इस गोजरी मुशायरा जो हमारी अंजुमन तरक्की गोजरी अदब के तरफ से किया जा रहा है, इसका मकसद यह है कि गोजरी ज़बान को किस तरह से महफूज रखा जाए। आज के इस ग्लोबलाइजेशन दौर के इसमें ज़बानें जो है ख़त्म हो रही हैं और किस तरह से ये ज़बानें जो है सीना ब सीना चलें, आगे आइंदा आती नस्लों तक पहुँचे। खास करके गोजरी के हवाले से मैं कहूँगा कि गोजरी हमारी रियासत की और न सिर्फ रियासत में बल्कि बरसगीर में ये जो बोली जाती है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करवाए जाए, मशायरे करवाए जाए, मौसीकी के प्रोग्राम करवाए जाए और सेमिनार मुनक्कद करवाए जाएँ ताकि इस ज़ुबान को आगे ले जाने के प्रयास किए जा सके। इस ज़ुबान के जो शोरा हैं, वो उदबा हैं, जो राइटर्स हैं, संगीतकार हैं, वो आगे आ सके और आइंदा नस्लों तक ये हमारा जो मिशन है और जो ज़ुबान है वो चलती रहे, ये ख़त्म ना हो। मैं मकसद आपका यही प्रोग्राम। बढ़ते आगे, अवामी राब्ते की मुहिम के तहत पट्टन के मागम में 29वें राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप का मकसद दूर दराज के इलाकों में रहने वाले तमाम लोगों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करना था। कैंप के दौरान मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया और उन्हें अदवियात भी फराहम की गई। फौज और सिविल हॉस्पिटल क्रीरी के डॉक्टर्स ने कैंप में कुल 352 मरीजों का चेकअप किया। इसमें 182 मर्द, 100 खवातीन और 70 बच्चे शामिल थे। तिब्बी कैंप के लिए मकामी बाशिंदों ने फौज का शुक्रिया अदा किया और इस तरह के मजीद कैंप लगाने की अपील भी की। हमें बहुत फ़ायदा मिला है इनसे, जो लास्ट ईयर में भी हुआ था इन्होंने लास्ट ईयर में भी यहाँ पे कैंप लगाया है। मतलब जो कि आज मौसम के हिसाब से खांसी वगैरह सब कुछ, कोल्डनेस वगैरह जो भी होता है यहाँ पे, मतलब लास्ट ईयर में भी जो ट्रीटमेंट इन्होंने दिया था बहुत मतलब फ़ायदा मिला हमें। और अब इंशाल्लाह इस साल भी इन्होंने जो आज ये मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया है तो आज भी हमें बहुत सारा फ़ायदा मिला है यहाँ पे। ये जो गांव है ये हमारे एरिया का वन ऑफ द मोस्ट रिमोट विलेजेस है एंड अभी तो सर्दी का मौसम आ गया है एंड सबको वायरल हो चुका है, तो इसलिए हमने सोचा यहाँ के आके यहाँ दवाई बांट के लोगों की मदद करें। ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगभग 150 लोगों की अभी तक मदद की है, तो जब तक कैंप खत्म हो जाएगा शाम तक। इधर पुंछ के सरहदी गांव दिगवार में बाड़े में आग लगने से जानवर जिंदा जल गए। आग इतनी भयानक थी कि उसकी जद में आकर के 5 गाय और 24 मुर्गियों की मौत हो गई। पुंछ के दिगवार गांव की दूरी होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले ही सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। अभी तक आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये 5 जो गायें थी वो मर चुकी थी और इन्होंने दीवार तोड़ के बाहर निकाला और हमने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर दिया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी 20 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे पहुँच गई और पुलिस वाले भी रात को यहाँ आ गए थे और फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत मेहनत की, उन्होंने दिल लगा के काम किया और इस तरह से अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब भी आए, शर्मा साहब भी आए, अभी JCB को लगा के यहाँ पे एक खड्डा बनाया गया और 5 की 5 गायें वहाँ दफना दी गई हैं।
और सरकार के हालिया फैसले के बाद उन महकमों के मुलाजमीन जिन्हें मुस्तकिल मुलाजमत की फेहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, वो भी सड़कों पर उतरने लगे हैं। किश्तवाड़ में साक्षर भारत मिशन के तहत काम करने वाले तमाम मुलाजमीन ने खुद को मुस्तकिल करने की मांग को लेकर के एहतजाज किया। 2009 से साक्षरता मिशन के लिए काम कर रहे तमाम मुलाजमीन का यह कहना है कि उन्हें भी दूसरे महकमों के मुलाजमीन की तरह ही मुस्तकिल किया जाए। खबर बांदीपोरा से, जहां पर जिला तरक्कियाती कमिश्नर ऑफिस के सामने साक्षर भारत मिशन के तहत महकमा तालीम में आरजी मुलाजमीन ने जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल असातिज़ा का यह कहना है कि वो कई महीनों से तनख्वाह महरूम हैं और सरकार उनकी जॉब पॉलिसी के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। उनका मजीद कहना है कि हम आला तालीम याफ्ता हैं और कई सालों से साक्षर भारत में काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी जॉब मुस्तकिल की जाए। इधर JKSSB की जानिब से निकाली गई टीचर्स की लिस्ट को लेकर के तफरीक का इल्जाम लगाते हुए कठुआ में ABVP ने एहतजाज किया और एहतजाजियों का यह कहना था कि लिस्ट में जम्मू के साथ तफरीक की गई। इसमें कठुआ के साथ 8 जिले और शामिल हैं। साथ ही उन्होंने मुतालबा यह किया कि इस लिस्ट को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो सख्त एहतजाज जारी रखा जाएगा। सर, मेरा नाम पवन सिंह है। मैं धनौर का मेंबर पंचायत हूँ। हम लोग इसलिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये स्टे ऑर्डर है। ये 2016 का है। इस स्टे ऑर्डर के होते हुए यहाँ अपने मंत्री पद का चौधरी लाल सिंह नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे लोगों की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको उन्होंने किसी को दबाव डाल के 7 कनाल जगह किसी पर प्रेशर डाल के खरीद ली और अभी 70 कनाल जगह जो है उन्होंने कवर कर ली और वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर लैंड है। लोगों को बता रहे हैं हम यहाँ पर क्रैशर लगाने वाले हैं। ये यहाँ पे कोई भी क्रैशर या कोई भी एनीवे कोई भी अगर वो लगता है तो लोगों का एग्रीकल्चर लैंड जो है ये 0 हो गया। तो चलिए, वक्त यहां पर एक छोटे से वक्फे का हो चला है। जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात नौजवानों की। दरअसल नौजवान अपनी सलाहियत का सही रुख पर इस्तेमाल करें, इसके पेश नजर कुलगाम में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 3 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की चार्जर्स 11 और खुल वॉरियर्स के दरमियान खेला गया। बेहद सख्त मुकाबले में चार्जर्स ने वॉरियर्स को शिकस्त दी। इधर कठुआ में रावी दरिया में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ केरीना, भगथाली और जराई के लोगों ने एहतजाज किया, क्योंकि ये गांव गैर कानूनी माइनिंग से बुरी तरह से मुतासिर है और इससे माहौलियात पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। इस मौके पर रावी दरिया एक्शन कमेटी के सदर मोहिंदर सिंह ने यह कहा कि माइनिंग से पानी का लेवल नीचे आ रहा है, कुदरती पानी के जराए सूख रहे हैं और गांव में पानी की किल्लत बनी हुई है। मकामी लोग गैर कानूनी माइनिंग से परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत में इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इधर मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। कुपवाड़ा पुलिस ने एक शख्स को 1.5 किलो नशीली अशिया के साथ गिरफ्तार किया है। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने ताकीपोरा लोलाब के रहने वाले फयाज अहमद गनी को गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने भारी मिकदार में चरस बरामद किया। इसके अलावा पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों सोगाम में हुई चोरी का भी पर्दाफाश कर दिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के 50,000 रुपए और एक मोबाइल सेट बरामद किया गया। मंशियात के खिलाफ छेड़ी मुहिम के तहत स्पेशल टीम ने 2017 में 53 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 30 किलो चरस, 2 किलो हीरोइन, 4.5 किलो ब्राउन शुगर और दूसरी नशीली अशिया जब्त की गई। उस स्पेशल टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। एक साल में तकरीबन
29 kg जो है इसमें चर्च जो है रिकवर की है इस साल में, और ब्राउन शुगर 5 kg ब्राउन शुगर, 2 kg हेरोइन और भारी मकदार में कोडीन और दूसरी जितनी भी बेन ड्रग्स जो हैं उनको हमने रिकवर किया है। और अभी तक 50 लोगों को, 50 जो नोटोरियस डिस्ट्रिक्ट में ड्रग पैडलर थे उनको हमने अरेस्ट किया है। इधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एम के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने नवाकदल इलाके में लगी आग से मुतासिर लोगों से मुलाकात की। वाज़ेह हो कि 10 दिसंबर को लगी आग से ताराबल और बुलबुल लंकर में आतिशज़दगी के सबब काफी नुकसान हुआ था। इधर बुनियादी सहूलतें पता है ना, पीने का पानी, बेहतर सड़कें और बिजली, जिनको मुहैया कराने का सरकार बड़े बड़े लगातार दावे करती रहती है, लेकिन हकीकत में दावे महज दावे ही साबित होते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमतें अपनी सियासत को चमकाने का काम वादों से करती हैं और वो वादे होते हैं तरक्की के, सहूलतों के, लेकिन तमाम वादे सिर्फ ऐलानिया हैं और दावे कागजों पर हैं जो कि हकीकत में दम तोड़ चुके हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रियासत कोई भी हो, वादों से सियासत तो होती ही है। एक ऐसा ही वादा रियासत जम्मू कश्मीर के बशीर गुज्जर बाटी के लोगों के साथ किया गया था जो जम्मू में मौजूद हैं। यहाँ भी तरक्की के बहुत से दावे किए गए, लेकिन उन वादों को सिर्फ कागजों पर ही जगह मिल सकी, हकीकत में नहीं। सवाल बहुत हैं, जवाब कोई नहीं। मसले कई हैं, लेकिन उनका हल किसी के पास नहीं, खुद सियासत करने वाले सियासतदानों के पास भी नहीं। यहाँ लोगों को बहुत सी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, जिसमें बैतुल खला की दिक्कत ये वो मसला है जिसका हल खुद मरकजी हुकूमत तलाश रही है। कई मंसूबे भी चलाए गए, लेकिन यहाँ आकर खुद उन मंसूबों के हाथ खाली हो जाते हैं। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम ये इलाका और यहाँ के रहने वाले लोग पूछते हैं हाकिमों से कि कहाँ हैं उनके मंसूबे, कहाँ हैं वो बड़े बड़े दावे, लेकिन मंसूबों के अलावा सियासतदानों के पास कोई जवाब नहीं। जब से मैं इस बशीर गुजर बस्ती को देखा है, ऐसा ही हाल है। ये सिर्फ मेरे अभी एक बुजुर्ग ने भी कहा, ये सिर्फ बस स्टैंड से सिर्फ 4 किलोमीटर, बिल्कुल 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर दूर ये सफर, 4 से भी कम ही होगा। हम क्या 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 कह सकते हैं अपनी सरकार को, हम उस पर क्या विश्वास करेंगे? कितनी बार यहाँ पे हम चिल्लाएं, कितनी बार स्ट्राइक्स किए हैं, कितनी बार यहाँ हमने प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल आ रही है आपको। जब थोड़ी सी बारिश होती है, मैंने बोला बुरी हालत होती है हम लोगों की। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चे मस्जिद वाले पढ़ने नहीं जाते, मौलवी जाते, कपड़े गिले हो जाते, बूट गिले हो जाते, बुरी हालत होती है हमारे मस्जिद की। और हमारे बस से कुछ भी नहीं कर रहे। वोट पर डालने आते हैं, सबसे पहले आ जाएंगे वोट दो, उसके बाद हमारा काम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इन्होंने हाकिमों के दरवाजे न खटखटाए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हुक्मरानों से गुहार न की हो। इलाके के लोग दिक्कतों की झोली भरकर इस उम्मीद से हाकिमों के पास जाते हैं कि वो इन मसलों का हल निकालेंगे, लेकिन हर बार की तरह उन्हें सिर्फ एक चीज हासिल होती है और वो है नाउम्मीदी। लोगों का कहना है कि वो कई बार हाकिमों के पास गए, इंतजामिया से कहा कि दूर कीजिए हमारी मुश्किल, क्योंकि आपने वादे किए थे बुनियादी सहूलत देने की। आपका दावा था अगर हम आए तो आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे, लेकिन अब आप खुद इन मुश्किलों को दूर करने के बजाय उनसे दूर हो रहे हो, अपना दामन छुड़ा रहे हो, जैसे कोई वास्ता ना हो आपका हमारी मुश्किलों से। हम जी सलाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए। तो हमारी बहुत से प्रॉब्लम है, ना नालियाँ हैं, ना सड़क है, टूटी फूटी मतलब नालियाँ हैं। यहाँ हम चिकड़ में फंस जाते हैं यहाँ। तो मेहरबानी करके आप हमारा गवर्नमेंट तक ये पहुँचा दो। हुक्मरानों से लेकर हाकिमों को इन सभी मुश्किलों का पता है, उन्हें खबर है कि कहाँ क्या हो रहा है। फिर ऐसा क्यों है कि लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं? इंतजामिया इससे बेखबर है या फिर बाखबर होकर भी बेखबर होना चाहता है? हाकिमों, अफसरों, आइए और देखिए, ये आपका ही इलाका है जहाँ से आपको वोट मिले हैं, एक ओहदा मिला है, जिम्मेदारी मिली है, निभाइए, क्योंकि मौका हर बार नहीं मिला करता। जहां एक तरफ हुकूमत इस बात की कोशिश में लगी है कि मरकजी हुकूमत का डिजिटल इंडिया का जो एक ख्वाब है उसको शहर शहर बस्ती बस्ती पहुंचाया जाए, वहीं जम्मू शहर के बीचों बीच ये गुज्जर बस्ती का इलाका एक ताज़ा मिसाल है सरकार की नज़रअंदाजी का। यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि केवल दावे या बयानों से बच के लोगों की सहूलियातों के लिए भी काम करे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और चलिए इसी के साथ आज के कश्मीर एक्सप्रेस में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि ये है उर्दू खबरों का नंबर 1 चैनल।